अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश व खुर्रम होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मस्त और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहा हूं। और वीडियो को सबसे लेट रिलीज़ करने का यही रीज़न है कि मेरा जो सेमिस्टर है उसकी फ़ाइनल एग्ज़ाम चल रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनल एग्ज़ाम ओवर हो गई है। तो अब जो मेरी वीडियो है इंशाल्लाह बैक टू बैक जो नॉर्मल टाइम पे वो आना स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पर 14 अगस्त है और इंडिया में 15 अगस्त लग गई है। तो मैं आपको सबसे पहले तो इंडिपेंडेंस की खूब खूब बधाई। अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ दिल से एंजॉय करें इंडिपेंडेंस को। और जो हमारी आज की वीडियो है इसका जो कंटेंट है वो ये है कि अगर कोई बच्चा सोचता है कि मुझे कनाडा स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, तो उसके बारे में आज हमारी वीडियो में डिस्कशन होगा। सबसे पहले तो IELTS। बेसिकली IELTS एक लैंग्वेज टेस्ट है जिसके अंदर आपका लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग ये चीज़ को वो लोग टेस्ट करते हैं। और जो उसके मार्क्स होते हैं जैसे कि वो बैंड्स होते हैं, 1 बैंड, 2 बैंड, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके 9 बैंड्स होते हैं। मिनिमम आपको अगर IELTS का जो रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी है तो 4 जो है लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग और स्पीकिंग, उसमें आपको मिनिमम 6 बैंड लाना होता है कि मिनिमम 6 बैंड की उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो जब आप IELTS की प्रिपरेशन कर लेते हैं और आप एग्ज़ाम बुक करते हैं, उसके बाद अगर आपका IELTS का रिजल्ट आ जाता है और आपका बैंड आ जाता है तो उसके बाद आपका जो सेकंड जो प्रोसीजर है वो आता है कॉलेज सिलेक्ट करना। अब ये जो प्रोसीजर है ये बहुत मेन है दो पर्सपेक्टिव से। पहला, क्योंकि आपने जो पढ़ाई की है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने साइंस बैकग्राउंड से या कॉमर्स बैकग्राउंड से या आर्ट्स बैकग्राउंड से, तो आपको खुद को वो अकॉर्डिंग आपको कोर्स देखने हैं। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बाज़ मर्तबा कंसल्टेंट जो होते हैं या कंसल्टेंसी और ये फर्म्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि आपको उनके अकॉर्डिंग जो उनको कोर्स ठीक लगता है उसमें आपको वो एनरोल कर देते हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि आपको खुद को अपने लिए कोर्स फाइंड करना चाहिए, बाकायदा गूगल पर वहाँ पर सब में अवेलेबिलिटी मिल जाती है। उससे ये दो नुकसान ये होता है, अगर वो लोग जो कोर्स आपके लिए सिलेक्ट करते हैं तो पहला तो डिसएडवांटेज ये होता है कि उनको ये नहीं पता होता कि आपका इंटरेस्ट किस में है। और अगर आपको वो चीज़ में वो पुट कर देते हैं तो आपको आगे जाकर जब आपका वीज़ा आ जाता है और जब आपकी कॉलेज स्टार्ट होती है तब आपको पता चलता है कि ये कोर्स तो आपको मतलब आपकी इंटरेस्ट के बाहर का है और आपको समझ नहीं आ रहा, आप मतलब कि इसमें आपको सेट नहीं हो रहा है माइंड। फिर आप आगे जाके कॉलेज चेंज करते हो, कोर्स चेंज करते हो, तो ये एक बहुत बड़ी एक थोड़ी प्रोसेस है जो चेंज हो जाती है, पर थोड़ी एक हेडेक वाली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि आपको अगर पहले से पता हो कि मैं कौन सा कोर्स चूज कर रही हूँ या कर रहा हूँ मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, तो आपको उसमें पढ़ने में मज़ा भी आएगा, आपका इंटरेस्ट भी रहेगा। और दूसरी चीज़, आपको और नॉलेज किस तरह गेन हो वो सब्जेक्ट के रिलेटेड, आप उसके लिए खुद सेल्फ लर्निंग भी स्टार्ट कर देंगे। और बाज़ मरतबा ऐसा भी होता है, जैसे हमारे घर का वाकया जो है कि एक जो हमारे साथ भाई रहते हैं उनकी जो उन्होंने जहाँ से प्रोसेस कराई थी, तो वो प्रोसेस में मतलब चीज़ ये प्रॉब्लम ये हो गई कि उन्होंने बोला था कि साउथ कैंपस में उनका जो कोर्स है वो चल रहा है। अब उनका जो यहाँ पर आने के बाद पता चला कि वो जो कोर्स है वो चल रहा है दूसरे सिमको कैंपस में। अब वो लंदन से ही 1 या 2 घंटे की दूरी पे है सिमको, और वहाँ पे उन्होंने पता करा तो उसके बाद ये कंक्लूजन निकला कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत कम है और अकोमोडेशन की भी प्रॉब्लम है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी कम है। तो अब ये चीज़ में अगर हम देखें केस में तो मिस्टेक दोनों की है, कंसल्टेंट की तो है ही और साथ में जो भाई है उनकी भी है। कंसल्टेंट की इसलिए है क्योंकि उसने सबसे पहले बताया नहीं कि भाई आपका जो कैंपस है वो इतनी दूर है, आपको ये डिस्टेंस पे अगर मेन कैंपस अब इतना दूर है, आपको यहाँ पर अकोमोडेशन लेना होगा या फिर यहाँ पर अकोमोडेशन थोड़ा हायर है या फिर यहाँ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है। और दूसरी जो भाई की गलती ये है कि भाई ने देखा ही नहीं कि भाई जो कौन सा कैंपस है उसका एड्रेस क्या है, ये कौन सा कोर्स कौन से कैंपस में चल रहा है। तो आज वो कंसल्टेंट तो उसने एडमिशन कर दिया, वीज़ा मिल गया, भाई यहाँ आ गए। अब आगे किसको प्रॉब्लम हो रही है? वो भाई को। अब आने वाली जो यहाँ पे जैसे कि सितंबर है, अब सितंबर अक्टूबर से ठंडी स्टार्ट होगी और अकॉर्डिंग टू कनाडा के जो सोर्सेज और जो बता रही है न्यूज़ के अंदर कि अब की जो बात जो ठंडी है वो बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। मतलब कि एक ठंडी जो है वो एक पीक पे जो पड़ती है उससे भी ज़्यादा, मतलब कि ज़्यादा उन्होंने बताया कि परसेंटेज में कि भाई बहुत ज़्यादा हाई प्रोपोर्शन पे ठंडी होगी। अब यही चीज़ के अंदर ऐसे कोल्ड वेदर में आप खाली बैठ के एक बार सोचें कि वो ऐसे कोल्ड वेदर में मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है,
अकोमोडेशन का कुछ बराबर प्रॉपर सेटलमेंट नहीं है, वो बंदा कैसे इसी सर्वाइव करेगा? तो ये कैसी किसकी गलती हुई? दोनों की गलती हुई, पर सर्वाइव वो जो भाई है वो कर रहे हैं। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जब भी कोई भी आप IELTS के बाद आप कोर्स देखें तो सबसे पहले आप कोर्स देखने के बाद आप ये देखें कि आप कौन सी फील्ड से कौन सा कोर्स आपका रिलेवेंट है। उसके साथ साथ कैंपस का एड्रेस देखें कि कौन से कैंपस कहाँ पे सिचुएटेड है, यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, अकोमोडेशन क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। और दूसरी चीज़ ये कि आप कोऑप देखें। अब कोऑप प्रोग्राम ये होता है कि आपका जब प्रोग्राम खत्म होता है उसके बाद 4 महीने की इंटर्नशिप होती है, वो पेड इंटर्नशिप होती है। आपकी फील्ड में ही आपको काम करना है और आपको उसके लिए बाकायदा जो पे मिलेगा वो आपको पे रेट भी मिलेगा। और आपको दूसरा पहला जो फायदा है वो ये होगा कि आपको कैनेडियन एटमोसफियर में आपको मतलब कि जो कॉर्पोरेट है या फिर आपकी जो भी फील्ड में, तो आपको पता चला कैसे रिसी वर्क होता है, कैसे ऐसे ये लोग मतलब कि एक एनवायरनमेंट में काम होता है। और आपको वो सब चीज़ों से एक अच्छा हेल्दी नॉलेज जो है वो आपको मिलेगा और आपको वो चीज़ बहुत काम आएगी और आपकी फील्ड के ही अंदर ही आपको जॉब मिलेगी, इंटर्नशिप जो वो भी पेड है। तो आप कोऑप प्रोग्राम की तरफ भी देखें। और उसके बाद जब भी आप कनाडा को प्रेफरेंस रखते हैं अपनी स्टडीज़ के लिए, तो आप प्रोविंस, ओंटारियो प्रोविंस है कि भाई अल्बर्टा या कोई भी प्रोविंस है, प्रोविंस के बाद आप ये देखिए कि कौन सी सिटी है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, मेरी जो मतलब फील्ड है उसका वहाँ पर ग्रोथ है इन फ्यूचर, अगर वहाँ पे मेरा कुछ मतलब कि हो सकता है। देखो कनाडा आना वो आपका मोटो है, तो उसके बाद यहाँ पे सरवाइव करने के बारे में भी आपको सोचना होगा। अगर आप ये माइंडसेट से अगर रखते हैं कि भाई जो होगा वहाँ पे हम देख लेंगे, तो मैं बहुत दुखी होकर बोलूँगा कि यहाँ पर फिर देखना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि अगर आपके पास प्रॉपर कोर्स आपको पता नहीं है क्या है, आपको ये नहीं पता कि मुझे आगे कैसे रिसी क्या करना है और आपके पास कुछ प्लानिंग प्रॉपर नहीं है, तो फिर आपके लिए वो प्रॉब्लमेटिक सीन हो जाएगा। तो अगर आपने फिर कोर्स सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको कॉलेज के अंदर अप्लाई करना है। कॉलेज के अंदर आपने अप्लाई किया तो विद इन 20 डे और 25 या विद इन 1 मंथ के अंदर आपका एक ऑफर लेटर जनरेट होता है। जब ऑफर लेटर जनरेट होता है तो उसके अंदर वहाँ पर आपकी फीस, कब तक आपको फीस पे करनी है, ड्यूरेशन और ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे मेंशन की जाती है। और उसके बाद अगर आपको फी पे करनी है, अब कॉलेज के अंदर जब अप्लाई करते हो तो कुछ जो कॉलेजेस होती हैं वो विदाउट एनी काइंड ऑफ चार्जेस आप उसको अप्लाई कर सकते हो, और कुछ जो कॉलेजेस हैं वो चार्जेबल होती है। मिनिमम उनका $100 चार्ज होता है, या इंडियन करेंसी में हम समझे तो 6,000 to 7,000 के बीच में आपको फी पे करनी रहती है फॉर्म की। और अगर आपका ऑफर लेटर आ जाता है फिर उसके बाद आपको फ़ी पे करनी होती है। फ़ी भी में आपको पे करने के लिए वो लोग आपको टाइम देते हैं, तो आप फिर कॉलेज के अकाउंट में आप फ़ी पे कर देंगे। फ़ी जैसे आपने पे कर दी उसके बाद आप मेडिकल करा सकते हैं। जैसे आपका ऑफर लेटर जनरेट होकर आ जाता है तब भी आप मेडिकल को बुक कर सकते हैं। मेडिकल बुक करने के बाद आपने मेडिकल करा लिया, उसके बाद फिर मेडिकल हो गया, फिर आपकी जो पूरी फाइल की जो प्रोसेस है, जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है, वो आपने पूरी फाइल को, पहले तो ऐसा था मेरे टाइम की मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने जब IELTS दी, IELTS के बाद फी कॉलेज के लिए अप्लाई किया, उसके बाद फिर फ़ी पे की, उसके बाद मेरा मेडिकल हुआ। मेडिकल के बाद मैंने फाइल अपलोड की और उसके बाद अपलोड करने के बाद मेरा बायोमेट्रिक हुआ, तभी मेरी फाइल कंप्लीट हुई। अब ऐसा होता है कि जब आप फाइल अपलोड कर देते हैं उसके 1-2 दिन बाद ही आपका बायोमेट्रिक हो जाता है। मेरे टाइम पे ऐसा था, बायोमेट्रिक मुझे अप्रोक्सीमेटली 15-20 दिन के बाद मेरा बायोमेट्रिक हुआ था। तो पहले बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट मिलना थोड़ा मुश्किल था, अभी मिल जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसका आपका बायोमेट्रिक हुआ, उसके बाद आपको फिर वेट करना है, आपको फिर SOP अटैच करना है। SOP मतलब कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। इसके अंदर भी क्या होता है कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर आपको लिखना है कि आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मतलब कि क्यों आना है, क्या स्टडीज़ है, आपका पूरा बैकग्राउंड आपको उसको एक्सप्लेन करना है। और वो आपको पूरा बताना है कि आपने कनाडा ही कंट्री क्यों चूज़ की, आपने ये कॉलेज चूज़ क्यों की, ये कोर्स क्यों चूज़ किया, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, और आप कनाडा लीव करके जाओगे। ये सब चीज़ें आपको उसको बतानी है कि भाई मेरा ये फ्यूचर प्लान है, मैं ये करंट में कर रहा हूँ और ये सब चीज़ें मेरी है, और ये मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस है, और ये सब चीज़ें से मैंने पूरा इसको बोलते हैं SOP, जो आप एक्सप्लेन करोगे। उसके बाद फिर आपको वीज़ा की राह देखनी है। उसके बाद आपका जो वीज़ा है आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता तो आप रीअप्लाई कर सकते हैं। अभी का जो वीज़ा का जो सक्सेस जो रेशियो बता रहा है, जैसे मैंने पेपर्स में भी देखा, कई आर्टिकल्स है, फिर दूसरे बहुत सब सोशल मीडिया रिसोर्सेज के थ्रू भी पता चला कि अभी जो
स्टूडेंट वीज़ा जो वो दे रहे हैं बहुत, उसका प्रपोर्शन बहुत कम हो गया है। जो गोल्ड मेडलिस्ट है, जो उनकी फील्ड के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट है, टॉपर है, उनको भी वो वीज़ा वो रिजेक्ट कर रहे हैं अभी। अब वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है तो रेशियो जो है वो सब बहुत ज़्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कहीं कहीं तो एजुकेशन का उनका लैक होता है, कोई जो कोर्सेज है वो रिलेवेंट चूज नहीं करते अपनी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले आपने, उसने पढ़ा साइंस है और कोई दूसरी फील्ड में जा रहा है तो वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाता कि इमिग्रेशन ऑफिसर को कि ये इसने जो पढ़ाई की है उसके पूरा अपोजिट जाके ये किसका करियर किस तरह बनाना चाह रहा है अभी। तो थोड़े बहुत सब दूसरे भी रीजंस है। फिर डू नॉट लीव कनाडा, क्या कनाडा उसको ये आपने उसको कन्विंस नहीं किया कि मैं कनाडा छोड़ के वापस जाऊंगा, तो ये रीज़न भी एक बता रहा है। बहुत फाइनेंशियल रीज़न भी है कि आपके फाइनेंशियल इतना मतलब कि एलिजिबिलिटी नहीं आ रही आपकी, या फिर आपने उसको सेटिस्फाई नहीं किया कि आप दूसरे साल की जो फ़ी है खुद पे कर पाओगे। तो ये सब रीजंस के हिसाब से रिजेक्शन सब भी आ रहे हैं। पर मैं जिसने भी जितनी फाइल रखी है मैं सबके लिए यही कहूँगा कि आपके सबके वीज़ा आ जाएं। और जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट जो यहाँ पर भी है और जो आना भी चाहते हैं, मैं उनके लिए भी उनको भी बहुत गुड विशेस दूंगा कि आपके हर जो माँ बाप है, जो बच्चे हैं, वो एक सपना देखते हैं। तो मैं सबके लिए यही दुआ करूँगा कि सबके सपने पूरे हों, उसके लिए वो मेहनत भी कर रहे हैं। और अगर आप नहीं भी करते तो आप मेहनत करें ताकि आप कोई चीज़ लाइफ में अचीव कर पाएंगे। जैसे मैं आज यहाँ पर आया हूँ, बराबर मेरे साथ जितने भी दूसरे भी आए हैं आज वो भी मेहनत कर रहे हैं। ऐसा कितने लोगों को ऐसा होता है कि भाई कनाडा आ गए या अमेरिका आ गए, न्यूजीलैंड आ गए, इंटरनेशनल स्टूडेंट बस इंजॉय कर रहे हैं, उनकी एक अलग ही दुनिया है, आईफोन, ये सब चीज़ें नहीं हैं। हर एक इंसान का एक स्ट्रगल अलग है। जो आप दूर से देखते हैं वो चीज़ें, मतलब कि कहावत भी है, दूर ना डूंगर या सरखावड़ा, जब दूर से डूंगर बहुत खूबसूरत लगता है पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आते तो पता चलता है कि क्या रियलिटी है, क्या स्ट्रगल है। और ये सब चीज़ों के साथ आपको खुद की जॉब, स्टडीज़ और आपकी जो दूसरी सब चीज़ें प्रॉब्लम जो चल रही है वो सबको मैनेज करके आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। हम बीमार भी कभी हो जाते हैं तो हमको खुद की केयर करनी पड़ती है। ना यहाँ पे मम्मी है, ना पापा है, कोई नहीं है। तो ये सब चीज़ों के हिसाब से मैं आपको ऐसा डिमोटिवेट नहीं कर रहा, पर ये रियलिटी है कि ये सब चीज़ें आपको फेस करनी है। तो आपका माइंड जो है वो बना के आए, आप खूब मेहनत करने के जज्बे से आए। और जो भी मेहनत करता है वो हमेशा सक्सेसफुल बनता ही है। किसी की भी 1% भी मेहनत ज़ाया नहीं जाती ज़िंदगी में। तो आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, मेहनत करें। और बस यही कहूँगा जाते जाते कि जो भी मेरी वीडियो देख रहा है वो प्लीज़ लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे और मेरी वीडियो को आगे से आगे पहुँचाए। और यही थी कनाडा की जो प्रोसेस, जहाँ से आप IELTS से लेकर आपके वीज़ा आने तक की जो बात है। और मैं आपको फिर से बोलूँगा, कोर्स जो है आप कंसल्टेंट्स या जो भी है आप खुद देखें, कोर्स के बारे में सर्च करें और कोर्स के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है आप पूछें। और कॉलेज को भी मेल करके आप पूछें तो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। किसी को इतना मतलब कि आप किसी की सजेशन ले, पर किसी के डिसीजन पे अपनी ज़िंदगी को आगे ना बढ़े। ठीक है, तो बस यही सब चीज़ों सब मैं आपसे विदाई लेना चाहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।